गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट किया था। उसमें अपने प्रोफेज के बारे में पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज है फर्स्ट है, इसकी 5 अवस्थाओं की बात की थी कि भाई प्रोफेज फर्स्ट जो है इसकी जो अवस्थाएं हैं मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है, उनमें क्या प्रोसेस होता है इनकी बात की थी। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेटाफेज फर्स्ट। कि भाई मेटाफेज फर्स्ट जो है मियोसिस फर्स्ट की, ठीक है, इसमें क्या होता है इसकी अपन बात करने वाले हैं। देखिए मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है आपके कि इसके अंदर जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं और तर्कों के विपरीत ध्रुवों की सूक्ष्म नलिका समजात गुणसूत्रों के जोड़ों में जुड़ जाती है। देखिए एक डाउट रहा होगा, बार बार आ रहा होगा, समजात गुणसूत्र क्या होता है। देखिए सामान्य रूप से जैसे ये गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है, ये गुणसूत्र क्या है, जैसे पूरा होमोलॉगस एक बड़ा टॉपिक है समझाने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई जैसे समझ लीजिए 2 मिनट टाइम दीजिए आप, फिर होमोलॉगस फिर मैं आपको बार बार बताऊँ। कल भी मुझे लगा था कि भाई आपको समझाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप समझिए कि जैसे युग्मक बन जो बनते हैं, बाकी जब भी क्लास जेनेटिक्स अपन जेनेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ाएंगे उसमें मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा इस चीज़ को। आपको क्या होता है कि जैसे अपने ये नर है, मादा है, इनसे जब शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, और इससे अंडाणु जो बनता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 23 है, कितनी 46। क्या होता है इनमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे क्या हो जाती है आधे गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं जीनोम भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी जीव के अंदर एक गुणित समुच्चय जो होता है, एक गुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है जीनोम। अब ये जीनोम जो बने हैं इसमें जो 23 गुणसूत्र हैं ये सभी के एक दूसरे से अलग है, तो ये 23 गुणसूत्र बना दिए मैंने आपको, देखिए, ठीक है। और ये मादा से जो बने ये 23 गुणसूत्र। अब इनमें समानता क्या है कि ये दोनों गुणसूत्र जो है ये आपके फादर सा है, ये मदर सा है, ठीक है। तो इसमें जैसे 1 2 3 ऐसे 23 गुणसूत्र है, इसी प्रकार से इधर भी 23 गुणसूत्र है। तो इसमें मान लीजिए पहला इसका पहला और इसका पहला एक दूसरे से क्या है समानता रखते हैं, ठीक है, दूसरा है दूसरे समानता रखते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे से क्या रखते हैं समानता रखते हैं। तो ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समजात गुणसूत्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे समजात गुणसूत्र इनको बोलते हैं। तो हम लोगों को समझ आ गया समजात गुणसूत्र क्या होता है इनके बीच में। तो ये दोनों ये क्रोमेटिड ये क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी क्या कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये क्या है समजात गुणसूत्र है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। किस प्रकार से जो गुणसूत्र बनता है वो क्या कहलाते हैं समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, ठीक है। ये अपने से कह सकते हैं कि जो आपके जीनोम का एक समुच्चय होता है गुणसूत्र वो क्या है, ये आपके होमोलॉगस एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समजात गुणसूत्र कहलाएंगे, ठीक है। अब मैं इतना ही बता पाऊंगा आपको। नेक्स्ट जो है डिटेल में अपन जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स के अंदर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, भाई क्या होता है प्रोसेस इसकी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं ये क्या हो जाते हैं आपके मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, मध्यम आके व्यवस्थित हो जाते हैं और ठीक है। तो ये मेटाफेज की अपने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। एनाफेज की भी बात हो गई थी अपने कि भाई एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज एनाफेज की बात हो गई थी। टीलोफेज की भी अपने बात कर ली थी कि भाई टीलोफेज फर्स्ट के अंदर भी क्या होता है, इन सब की बात कर ली थी। मैं तो आपको होमोलॉगस की थोड़ी सी रिवाइज करवा रहा था, ठीक है। ये सब बात होगी। अब अपन को पढ़ना है मियोसिस सेकेंड, ठीक है, कि भाई आपके मियोसिस सेकेंड जो है इसमें क्या होता है। देखिए मियोसिस सेकेंड जो होता है वो माइटोसिस का 2 कॉपी होता है कि जैसा माइटोसिस होता है, माइटोसिस में जैसा होता है सेम का सेम आपके किस में होने वाला है मियोसिस के अंदर होता है। अभी तक अपने क्या पढ़ा है तो वो एक बार देख लीजिए कि भाई मियोसिस फर्स्ट में अपन कहाँ तक पहुँच गए, अपने मियोसिस का अपना टारगेट किया। देखिए वो देखिए कि भाई मियोसिस में अपन क्या सबसे पहले स्टार्ट पढ़ना शुरू किया था कि भाई एक कोशिका थी, ठीक है, उसमें ये आपके उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या जैसे अपने केंद्रीय झिल्ली कहते हैं, इसमें अपने पढ़ा था जो क्रोमोसोम थे वो आपके ऐसे बना लीजिए आप समझने के लिए, ठीक है। ये क्रोमोसोम थे जो आपके एक दूसरे के क्या है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम थे। तो क्रोमोसोम तो आपके क्या थे एक ही थे, ये 2 क्रोमोसोम थे, ये एन और ये एन 2n थे। लेकिन इनकी जो आपके एस फेज के अंदर क्या होता है आपके डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो डीएनए की क्या हो जाती है संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 46 है,
ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा कि एनाफेज के अंदर क्या हो जाते हैं, दोनों गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, होमोलोगस गुणसूत्र सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब देख इसमें क्या होगा आपके कि इसमें ये जैसे क्या होगा, ये सेपरेट केस होंगे। अभी तक क्या पढ़ा उसकी बात करें तो इस प्रकार से ये दो भागों में, जैसे टेलोफेज बटा दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक होमोलोगस जो क्रोमोसोम होता है वो इधर आ जाता है और एक होमोलोगस क्रोमोसोम किधर आ जाता है, इधर आ जाता है। अब देखिए इसमें गुणसूत्रों की कितनी 46 थी, ये अपन कह सकते हैं 2n थे। अब कितने हो गए, देखिए एक एक क्रोमोसोम यहाँ आ गए, एक n इधर रह गया, एक इधर रह गया, ये ऐसे गए। क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए 23। ठीक है, तो ये आपके अभी तक अपन ने पढ़ लिया। ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, गुणसूत्र नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। अब अपन को पढ़ना है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा देख लीजिए, समरी है थोड़ी सी ये, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मियोसिस सेकेंड तक आपको समझ आ जाए अपन को क्या करना है। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अब इनसे इससे दो कोशिका बनेगी, इससे क्या बनेगी, दो कोशिका बनेगी। तो देखिए इससे दो बना लेते हैं, जैसे एक ये बन गई, ठीक है, ये 4 सेल से बन गई, दो इससे बन गई, दो इससे बन गई। अब इनमें क्या होंगे कि ये जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया। अब इनके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, एन 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 और एन। देखिए कैसे, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी इसको भी आप एन बोल रहे हो, इसको भी एन बोल रहे हो, तो सीधा सा लॉजिक है इसका कि भाई ये क्रोमोसोम जो है, ये देखिए हमेशा एक चीज़ मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम काउंट कैसे करते हैं, सेंट्रोमियर से। तो ये कितना क्रोमोसोम है, ये एक ही है, क्योंकि सेंट्रोमियर है। इधर भी क्रोमोसोम कितना है, एक ही है, इधर भी कितना है, एक है, ये भी एक है। तो एक क्रोमोसोम में गुणसूत्र संख्या 23, तो इसमें भी 23 होगी, इसमें 23, तो इसमें भी 23। तो ये हमेशा ध्यान है, क्रोमोसोम जो नंबर काउंट किया जाता है सेंट्रोमियर से किया जाता है। कितने सेंट्रोमियर है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट किया था क्या था, और आपकी जो सेल्स थी मियोसिस से पहले, इसमें कितने आपके सेंट्रोमियर है, 1 2, तो 2 गुणसूत्र थे, 2n थे। यहाँ एक एक हो गए, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आधी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना डबल, ये क्या है, आपके डीएनए के नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, डीएनए की जो मात्रा वो डबल है, गुणसूत्रों की संख्या आधी है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर ही हो जाती है। तो ये अपन को प्रोसेस पढ़ना, अपन को यहाँ तक पहुँचना है। वो सेम ही है, जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा था कि माइटोसिस में जैसे ये बन गया था आपके टेलोफेज के अंदर। माइटोसिस में क्या पढ़ते थे कि जैसे ये कोशिका है, इसमें क्या होती थी, गुणसूत्रों की संख्या समा रहती थी माइटोसिस के अंदर, ठीक है, ये 2 कोशिका बनती थी। अब सेम है कि अब मान ली इसमें माइटोसिस होगा तो एक कोशिका से ऐसे 2 बनी, ये इस कोशिका से फिर 2 बन जाएगी, इस कोशिका से फिर 2 क्या बन जाएगी। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है, इधर भी 23। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो मियोसिस सेकेंड जो है वो माइटोसिस का क्या होता है, एज इट इज कॉपी होता है, लगभग समान होता है, ठीक है। फिर मैं आपको थोड़ा फास्टली एनाफेज में आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की बात कर लेता हूँ। तो ये आपने यही पढ़ना है मियोसिस के अंदर। अब देखिए कि अर्धसूत्री प्रोफेज, अर्धसूत्री की प्रोफेज फर्स्ट की बात करें, प्रोफेज सेकंड की बात करें, प्रोफेज सेकंड, तो इसमें क्या होगा देखिए, क्या अर्धसूत्री विभाजन की सेकंड के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र पूर्ण लंबे होने के पहले क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होगा। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत क्या होगा, अर्धसूत्री सेकंड में क्या होगा, आपके सामान्य सूत्री विभाजन समान होगा। और प्रोफेज सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण और ये सब क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। कि जो अपन ने चीज़ पढ़ी थी वही प्रोसेस होने वाला है इसके अंदर, कि भाई इसमें कि भाई ये अवस्था जो है समसूत्री विभाजन समान होती है, कम समय की होती है, केंद्रीकार गायब होने लग जाते हैं, और केंद्र कला जो साइटोप्लाज्म में बिखर जाती है, और क्रोमेटिड क्या हो जाते हैं, कुंडलित होने लग जाते हैं। सेम पढ़ा था वैसे वही प्रोसेस है, देख लीजिए कैसे कि भाई अपन ने इसमें कि वो 2 कोशिका बन गई थी, अपन ने टेलोफेज पढ़ा ना, ये 2 कोशिका बन गई। टेलोफेज में भी पढ़ा था, मियोसिस की वजह से क्या होगी, ये 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, टेलोफेज अवस्था। तो इन 2 कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। क्या होगा कि प्रोफेज में जैसे प्रोफेज बना लेते हैं कि भाई केंद्रक झिल्ली जो है, ठीक है, कि प्रोसेस ये क्या हो जाएगी, विलुप्त होने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ भी बना लेते हैं सेम, इसमें भी होगा सेम। तो ये केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है, विलुप्त होने लग जाती है। और जो आपके
सेंट्रोसोम है, इससे ये तर्कोतंतु निकलने लग जाते हैं, सूक्ष्म नलिका निकलने लग जाती है। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस होने लग जाता है। अब इसमें आपके तो ये तर्कोतंतु का निर्माण होने लग जाता है, और आपके जो ये गुणसूत्र हैं वो क्रोमेटिड जो है वो संघनित होने लग जाते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर एक है, ये इस प्रकार से संघनित होने लग जाते हैं। केंद्रीय झिल्ली विलुप्त होने लग जाती है, जो आपके कोशिकांग है, केंद्रिका है, जो आपके कोशिकांग है, ये विलुप्त होने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड मेटाफेज अवस्था के अंदर। तो मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि इसमें आपके क्रोमेटिड जो होंगे वो आपके सूत्र विभाजन समय मध्य अवस्था में मध्य प्लेट पर बनाएंगे। सेंट्रोमियर मध्य रेखा के साथ क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और उनकी भुजाएं बाहर की तरफ होती है, और सारे गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं। तो एक बना लेता हूँ ताकि आपको एक समझ में जाएगा। तो ये मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, ये गुणसूत्र जितने भी रहेंगे ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्या हो जाएंगे आपके ये आपके तर्कोतंतु निकल जाएंगे, जो इनको क्या करेंगे, अच्छे से पकड़ लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि भाई ऊपर वाले जो तर्कोतंतु है ऊपर वाले भुजाओं को खींचने की कोशिश करेंगे, और नीचे वाले तर्कोतंतु नीचे वाली भुजाएं जो होती है क्रोमेटिड्स, इनको खींचने की कोशिश करेंगे। और फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा आपके एनाफेज के अंदर कि जो गुणसूत्र है डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बना देता हूँ इसके आगे वाली स्टेज। एनाफेज के अंदर क्या होने वाला है, देखिए एनाफेज में सामान्य के सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, और सेंट्रोमियर विभाजन होने की वजह से जो आपके क्रोमेटिड हैं वो क्या करते हैं, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई क्रोमेटिड वो क्या हो जाएंगे, आपके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और अलग अलग होने की वजह से देखिए बना देते हैं कि भाई आपकी ये फाइनली क्या हुआ आपकी म्यूसिस के अंदर कि भाई क्रोमोसोम क्या हो गया आपके, इस प्रकार से ये क्रोमोसोम ये है। ठीक है, आधे ऊपर चले गए, और नीचे वाले पोर्शन में क्या हो गए, नीचे रहेगी भुजाएं इनकी। ठीक है, और फाइनल रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके कि टेलोफेज के अंदर वापस आपके टेलोफेज जो है उसके अंदर टेलोफेज के अंदर आपके हो जाएगा भाई केंद्र कला वापस बन जाएगी, तर्कोतंतु अदृश्य हो जाएंगे, केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा, वो गुणसूत्र कुंडलित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। ये गुणसूत्र होते हुए क्या हो जाते हैं, कुंडलित हो जाते हैं और संतति का निर्माण करते हैं। अब इससे क्या होगी, दो संतति बनेगी, तो ये आपके टूटेंगे। ठीक है, ये सामान्य रूप से ये टूटेंगे तो क्या होगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी, ये बन गई साहब। ये इसमें आपके क्रोमेटिड बनने लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक इससे दो बन गए, तो ये प्रोसेस भी आगे चलेगा, इससे भी दो बनेंगे, तो फाइनली अपन को कितनी कोशिकाएं प्राप्त होगी, 4 संतति कोशिकाएं। तो अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई आपके मियोसिस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के अंदर अपन को क्या कितनी कोशिकाएं प्राप्त हो जाती है, 4, 2 ये इधर वाली। ठीक है, इसलिए इस अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और संतति कोशिकाएं कितनी हो जाती है आपके, 4 आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हो गया आपके मियोसिस के बारे में, कि मियोसिस क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, इसी अपने डिटेल स्टडी के लिए मियोसिस के बारे में। ठीक है, मियोसिस का अपना अर्धसूत्री विभाजन जो है वो भी पढ़ लिया। अब देखिए अपन बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, कि अर्धसूत्री विभाजन इसकी क्या महत्वता क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए महत्व तो बात करें सामान्यतः ये एक ऐसी प्रक्रिया है, मैं किसी में अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों में प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या को बनाए रखना कार्य किसका है, अर्धसूत्री विभाजन का। ठीक है, और इसके द्वारा जीवधारियों की जो जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती है, विकास की प्रक्रियाएं के लिए विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिससे जो जीव को वातावरण में रहने के लिए क्या विभिन्नता मतलब नए गुण आते हैं। ठीक है, ये सभी किसकी वजह से पॉसिबल है, ये आपके मियोसिस की वजह से, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से पॉसिबल है। तो मुख्य पॉइंट तो यही है, इसके अलावा आप जितने भी महत्व पढ़े वो तो कम ही है इसके। अब देखिए इसकी बात करें आगे, एक विभाजन और रह गया, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, असूत्री विभाजन। कि भाई असूत्री विभाजन जो है क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो असूत्री विभाजन की बात करेंगे अब अपन। ठीक है, थोड़ा सा है असूत्री विभाजन, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। असूत्री विभाजन क्या होता है, कन्या कोशिका विभाजन एक आता है आपके असूत्री विभाजन, इसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको ताकि आगे कहीं भी आएगा आपके काम आएगा ये, और असूत्री विभाजन के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
असूत्री विभाजन ऐसे कहा जाता है एमाइटोसिस। कि भाई सन 1841 में रेमक, कुछ रीमेक बोलते हैं इसे, ठीक है, ने कोशिका विभाजन की इस सरलतम प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी कि वह समझाया किस प्रकार का विभाजन होता है कि कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जिसमें केंद्रक डंबल जैसा लंबा होता है और अंत में दो केंद्रक दो बन जाते हैं। इस विभाजन में न तो आपके तर्कतंतु का निर्माण होता है, न ही संतति गुणसूत्रों का यथार्थ रूप से बंटवारा होता है। ये अत्यंत सरल प्रकार का क्या है आपके विभाजन है, और ये विभाजन बहुत ही कम पाया जाता है। किन में पाया जाता है, देखिए ये पाया जाता है आपके प्रोटोजोआ में। पढ़ने वाले आगे आप प्रोटोजोआ, जब मैं आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँ उसमें बात करेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कुछ शैवाल में, इसके अलावा कवक में, कुछ कवक जो है वो इस प्रकार से, ठीक है। और बहुत सी ऐसी कोशिकाएं जो इस प्रकार का विभाजन दर्शाती है। इसमें असूत्री नाम क्यों, कि इसमें जो अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये कोशिका है, ठीक है, ये उसका केंद्रक द्रव्य है और इसमें मान लीजिए केंद्रक है, ठीक है, और इधर ये जो है आपकी ये कोशिका द्रव्य, ये क्या है, केंद्रक द्रव्य। तो इसमें क्या होगा आपके सबसे पहले कि ये जो केंद्रक ये पदार्थ है ये आपके डंबलाकार आकृति में बदलेगा। कैसे, कि भाई कोशिका है वो भी थोड़ी सी आकृति में चेंज होगी, बना लेते हैं। साथ में जो केंद्रक है वो इस प्रकार की आकृति बनाएगा, ये केंद्रक द्रव्य जो है। तो इसमें ये जो केंद्रक है वो इस प्रकार से डंबलाकार शेप, इसे बोलते हैं डंबल, डंबल जानते हैं ना आप, इस प्रकार का शेप, ये डंबल सेम उस प्रकार की आकृति बनती है। तो इसमें क्या होता है, विदलन होता है। जैसे केंद्रिक द्रव्य जो है वो डंबलाकार, ये केंद्र द्रव्य पूरा से खिंचाव होता है आपके, क्या हो जाता है, केंद्र द्रव्य डंबलाकार हो जाता है और साथ में केंद्र में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। और ऐसा होने की वजह धीरे धीरे क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन भी साथ में चलता है। कोशिका द्रव्य विभाजन बट आप देख रहे हो, और इसमें जो आपके केंद्रिक द्रव्य है जो वो भी डंबलाकार शेप में रहता है, और केंद्रक भी क्या होता है, ये केंद्र में खिंचा होता है, केंद्र दो भागों में टूट जाता है। और फाइनली रिजल्टेंट क्या होता है कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये एक नई कोशिका बना लेगा, और नीचे वाला पोर्शन है वो क्या कर लेगा, नई कोशिका बना लेगा, और ये जो केंद्र बन जाएगा, और ये आपके इसके बीच में चारों तो केंद्रिक झिल्ली बन जाएगी और केंद्रिक बन। अब इसमें ये जो के आपके जो ये केंद्र के पदार्थ है ये बराबर दो भागों में नहीं टूटता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, असूत्री विभाजन कहते हैं। यदि ये केंद्रीय पदार्थ जो है बराबर दो भागों में विभाजित हो जाता तो इसे क्या बोलते हैं, समसूत्री बोलते हैं। लेकिन क्या है, बराबर नहीं बढ़ता, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, असूत्री विभाजन कहा जाता है। और ये एकमात्र कोशिका में सूत्री विभाजन तथा अनेक केंद्रक बन जाते हैं, वे सूत्री विभाजन जैसा ही होता है, ठीक है। सामान्य से प्रकार की इसमें क्रिया होती है, ठीक है। तो ये आपके हो गया असूत्री विभाजन, कि वह सूत्री विभाजन में जो केंद्र के पदार्थ है वो टूट के दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, इसलिए इसे क्या कहा गया, असूत्री विभाजन कहा गया। तो ये आपके असूत्री विभाजन हो गया, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया कि चैप्टर के अंदर जितने भी आपके पोर्शन थे मैंने उनको डिटेल में पढ़ाया, आपके जितना था उससे ज़्यादा पढ़ाया, ठीक है। पूरी कोशिश की ताकि आपको अच्छे से हर डाउट जो भी है क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इसे से पढ़ना, आपको PDF मिल गई है। तो आज के लिए अपन इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।